नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको अनुस्वार, अनुनासिक और नुक्ता पढ़ाऊंगी। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर तथा सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अनुस्वार किसे कहते हैं? अब अनुस्वार जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा नाक से ही निकले तो वर्ण के ऊपर बिंदु अंकित कर दिया जाता है। इस तरह से बिंदु अंकित कर दिया जाता है, इसे ही अनुस्वार कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे संवाद के ऊपर जो बिंदु लगा हुआ है ये अनुस्वार है। अब यहाँ पे आपको अभी बताया कि उच्चारण करते समय अगर हवा नाक से निकले तो जैसे हम जब बोलते हैं तो जैसे नौ बोलते हैं, म बोलते हैं, तो इसमें जब बोलते टाइम हमारी जो हवा निकल रही है तो वो कहाँ से निकल रही है? नाक से निकल रही है। न बोल के देखो, ऐसे लग रहा है कि नाक से हवा निकल रही है, तो इसको अनुस्वार कहते हैं। व्यंजन के जो 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये 5 वर्ग हैं। इनका जो अंतिम 5वां अक्षर होता है, पंचमाक्षर बोलते हैं, ये अनुस्वार में बदल जाते हैं, बिंदु में बदल जाते हैं। ग, य, ण, न, म। अब ये मैं आगे बताऊंगी कि किस तरह से इनको बदला जाएगा। सेकंड है, स्वर रहित पंचमाक्षर के बाद यदि सवर्गीय शेष 4 वर्णों में से कोई वर्ण हो तो वहाँ अनुस्वार का प्रयोग होता है। जैसे अब ये क वर्ग है, क वर्ग में जो लास्ट वाला वर्ण होता ग, ये अगर उसके जैसे ये शब्द है पंख, यहाँ पे जो क है ये कौन से वर्ग का है? क वर्ग का है, और क वर्ग में जो लास्ट अनुस्वार है वो ग है। तो जब इसको अलग करेंगे, वर्ण विच्छेद करेंगे, तो वहाँ पे घ आ जाएगा। अब ये पंख पे यहाँ पे मैंने वर्ण विच्छेद किया हुआ है, तो यहाँ पे प प्लस अ प्लस ग, फिर अब यहाँ पे ये बिना स्वर के है तो इसलिए ये सिर्फ यही आएगा, इसके बाद स्वर नहीं आएगा। और उसके बाद आएगा ख, हलंत और अ। ठीक है। अब आप सोचेंगे यहाँ पे गाँव कैसे आएगा, ये मैंने बता दिया। जिस वर्ग में जैसे यहाँ पे शब्द के बाद जो अनुस्वार है उसके बाद जो वर्ण आएगा, अगर वो पहले वर्ग का है तो यहाँ पे क्या आएगा? घ आएगा। क, ख, ग, घ में से कोई भी हो तो यहाँ पे ग आएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ ना गंगा, गा, गा भी क्या है? इस वर्ग का है। घा भी क्या है? इस वर्ग का है। तो इसको वर्ण विच्छेद में क्या लिखेंगे? ग लिखेंगे। अब है च वर्ग। च वर्ग में च, छ, ज, झ, य, तो जो अंतिम वर्ण है य है। ये जो 5 हैं यही आपके अनुस्वार में बदलेंगे। अब मैंने अभी बताया था कि जब शब्द होता है और उसमें जिससे पहले अनुस्वार आता है, अब जैसे ये च आ गया, च से पहले नौ का उच्चारण आ रहा है ना, अनुस्वार का उच्चारण, नौ का नहीं, अनुस्वार बोलेंगे उसको, तो वो क्या हो जाएगा? य। आपको ये ध्यान रखना किस वर्ग से है। अब यहाँ पे पंछी लिखा हुआ है, पंछी भी, छ भी किस वर्ग से है? च वर्ग से है। उसमें जो अंतिम अनुस्वार है वो य है, तो इनमें चाहे ज है चाहे झ है, सब में य आएगा वर्ण विच्छेद में। फिर है अणा भी इसी तरह से है। जैसे घंटी लिखा हुआ है, ट जो है इसका इसके बाद का अनुस्वार के बाद वाला जो वर्ण है वो ट है। ट वर्ग में जो अंतिम है वो क्या है? अणा है, तो इसको वर्ण विच्छेद में अणा लिखेंगे। ठीक है। इसी तरह से नौ का भी है। अब नौ में क्या है? त, थ, द, फिर ध, फिर र, श, स। इनमें जब भी अनुस्वार के बाद ये वाले 5, 2, 2, 4, 6, 7, ये 7 वर्ण आएंगे तो उनमें क्या आएगा? नौ आएगा अनुस्वार। जैसे संत त है तो यहाँ पे नौ आएगा अनुस्वार। अब इस तरह से लिखेंगे उसको, नौ ऐसे आधा नहीं लिखेंगे, इस तरह से बिंदु लिखेंगे। ग्रंथ है तो ग्रंथ में भी थ क्या है? इसी वर्ग का है, तो इसलिए यहाँ पे भी बिंदु आएगा, नौ का उच्चारण आएगा लेकिन बिंदु आएगा। ठीक है। अब अनुस्वार के रूप में प्रयुक्त होने वाले इन सभी स्वर रहित पंचमाक्षरों जैसे ग, य, ण, न, ठीक है, का उच्चारण
न के समान ही होता है। मतलब लिखेंगे तो इसको य, अगर वर्ण विच्छेद में है ग, य, न, लेकिन उच्चारण किसकी तरह आएगा? न की तरह आएगा। अब जैसे आपने देखा होगा कुछ अक्षरों में या कुछ शब्दों में बिंदु होता है लेकिन उसका उच्चारण म आता है, तो ये म आता है। प, फ, ब, भ, व, जिन भी अनुस्वार के बाद ये आते हैं, ये शब्द आते हैं या ये अक्षर आते हैं, तो उसमें क्या होता है? म का उच्चारण आएगा। कंबल ब है, तो ये आपको याद रखने हैं। प, फ, ब, भ, ये प वर्ग का है, ठीक है। यहाँ पे 4 ही वर्ग दिए हुए थे, आपके 5 वर्ग होते हैं जो प वर्ग में है। इसमें भी तो प वर्ग में लास्ट में यही आता है, पंचमाक्षर में लास्ट में ये आता म। बस इसमें अलग कौन सा है? सिर्फ व है, व के साथ भी म का उच्चारण आता है। तो ये देखो कंबल ब के साथ म आ गया। अगर इसको लिखेंगे तो बिंदु इस तरह से लिखेंगे। कंपन है, प आ गया है ना, तो इस तरह से आ गया। इम्फाल है, संभव है, संवाद है, सब में उच्चारण किसका आ रहा है? म का आ रहा है, लेकिन लगाया क्या है? अनुस्वार बिंदु लगाया हुआ है। अब अगला नियम है पंचमाक्षर यदि द्वित्व रूप में आए, द्वित्व रूप मतलब एक ही वर्ण 2 बार आए, तो पंचम वर्ण अनुस्वार में परिवर्तित नहीं होता है। जैसे सम्मान है, तो यहाँ पे 2 बार म आया है, तो इसलिए ये बिंदु में नहीं बदलेगा, इसको आधा ही लिखा जाएगा। सम्मेलन है, सम्मिलित है, ये जो भी द्वितीय रूप में आएंगे इनको बिंदु रूप में नहीं बल्कि आधा रूप में लिखा जाएगा। अब कुछ संस्कृत के शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, तो संस्कृत के कुछ तत्सम शब्दों के अंत में अनुस्वार का प्रयोग म की ध्वनि उत्पन्न करता है, उसका उच्चारण म होता है, लेकिन इसको बिंदु के रूप में लिखा जाता है, अनुस्वार लिखा जाता है। जैसे स्वयं है, स्वयं में जो ये य के ऊपर बिंदु लगा हुआ, अनुस्वार लगा हुआ है, इसका उच्चारण आएगा म। अहम, अहम में भी उच्चारण आएगा म। पढ़ेंगे अनुनासिक। अनुनासिक का मतलब होता है चंद्र बिंदु, इस तरह से जो लगाया जाता है उसको बोलेंगे अनुनासिक। जब स्वरों का उच्चारण करते समय प्राण वायु मुख एवं नासिका दोनों से निकलती है, तो वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया जाता है। जब भी हम कोई अक्षर बोलते हैं तो उसमें जो हमारे मुंह से हवा निकलती है, तो वो मुंह और नाक दोनों से निकलती है, तो हम उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगाते हैं। जैसे बोलते हैं कांपना, इसमें हमारे जो आवाज़ निकल रही है वो नाक से भी निकल रही है और मुंह से भी निकल रही है। जो अनुनासिक है यह व्यंजन नहीं है बल्कि स्वरों का ध्वनि गुण है। मतलब ये स्वरों में लगने वाला ध्वनि एक तरह का क्या है? ध्वनि, मतलब कोई आवाज़ है। तो ये अ के ऊपर जो लगा हुआ अंग, ऊ, गू आदि शब्दों में इनका प्रयोग इस प्रकार होता है। जैसे अंगूठी, आंचल, उंगली, ऊंचा, कांपना, गूंथना, खूंटा, ठीक है। अब जिन स्वरों की मात्राएं शिरोरेखा के ऊपर लगती है उनके साथ इन्हें बिंदु के रूप में अंकित करते हैं। जैसे ये ई है, इसके ऊपर शिरोरेखा मतलब जो ऐसी वाली लाइन नहीं है, कोई मात्रा ऊपर वाली नहीं है, तो उसके ऊपर तो ऐसे ही चंद्र बिंदु लगेगा। लेकिन जिसके ऊपर इस तरह से, अब जैसे ई में ये शिरोरेखा है, ऊपर से ऐसा है, तो इसमें चंद्र बिंदु नहीं लगेगा, इसमें सिर्फ अनुनासिक के इस तरह से बिंदु के रूप में लगेगा। अब बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो ये मात्रा है इसके पीछे जो बिंदु लगा हुआ है तो वो उसको अनुस्वार समझ लेते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है मात्रा के पीछे जो बिंदु होता है वो अनुस्वार नहीं होता बल्कि अनुनासिक होता है। अब ये ईर्धन, ऐंठ, ओठ, औंधा, किंचित, खींचना, जितनी भी ये मात्राएं लगी हुई हैं इनके पीछे जो भी है ये अनुनासिक है। इनका प्रयोग सभी स्वरों के साथ तथा शब्द की सभी स्थितियों, प्रारंभ, मध्य तथा अंत में हो सकता है। मतलब वो शब्द के प्रारंभ मतलब शुरुआत वाले अक्षर में भी हो सकता है, बीच वाले अक्षर में भी हो सकता है और लास्ट वाले अक्षर में भी हो सकता है। जैसा शब्द होगा उसकी स्थिति अनुसार अनुनासिक लगा सकते हैं।
व्याकरणिक बिंदु से यदि देखें तो अनुनासिक का प्रयोग संज्ञा तथा क्रिया को एक वचन से बहुवचन बनाने में करते हैं। जैसे लड़की है, उसको बहुवचन बनाना है लड़कियां, तो यहाँ पे चंद्र बिंदु लग गया, अनुनासिक लग गया। दरवाज़ा, दरवाज़ों, अब ये यहाँ पे फिर देखो मात्रा लगी तो उसके पीछे बिंदु लग गया। तो ये जो भी है बहुवचन, एक वचन से बहुवचन बनाना है तो उसमें भी अनुनासिक लग जाएगा। अब पढ़ेंगे नुक्ता। उर्दू भाषा के अरबी फारसी मूल के जो कुछ शब्द हैं वो हिंदी के अंग बन चुके हैं, मतलब वो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। और जो विदेशी ध्वनियों के शुद्ध उच्चारण के लिए व्यंजनों के नीचे बिंदी लगाई जाती है, तो इस बिंदी को कहते हैं नुक्ता। अब जैसे दरवाज़ा, यहाँ पे जा के नीचे बिंदु लगा तो दरवाज़ा हो गया। मजदूर, इस्तीफ़ा, फ के नीचे ये बिंदी लगी है। तूफान, यहाँ पे बिंदी लगी है। तो इसमें क्या होता है कि थोड़ा उच्चारण अलग हो जाता है। जैसे हम हिंदी में उच्चारण करते हैं, उससे उसका उच्चारण नुक्ता लगाने से उसका उच्चारण थोड़ा बदल जाता है। नुक्ता का प्रयोग केवल क, ख, ग, ज तथा फ वर्णों के साथ होता है। बस इन्हीं वर्णों के साथ होता है, 5 वर्ण हैं। नुक्ता लगाने के बाद इनका स्वरूप क, ख, ग, ज तथा फ हो जाता है, मतलब इनका थोड़ा उच्चारण में अंतर आ जाता है। आइए ऐसे ही कुछ शब्दों को पढ़ें और समझें। अब जैसे क है किला, इकबाल, इंतकाल, कतरा, कदम, इस तरह से इनका थोड़ा सा उच्चारण जो होता है बदल जाता है। फिर ख, अब ये ख हो जाता है, ख, खबीस, खता, खराब, ग। इसी तरह से बाग, गरीब, गर्त, फिर ज का ज हो जाता है, कजा, बुजुर्ग, इल्ज़ाम, ठीक है। फ का फ हो जाता है, काफिला, किफ़ायत, खलीफा। बस अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो अक्षर के ऊपर बिंदु लगता है उसको अनुस्वार कहते हैं, और जो अक्षर के नीचे लगता है बिंदु उसको नुक्ता कहते हैं। और हिंदी के शब्दों में ज़्यादातर ज और फ के नीचे ही नुक्ता लगता है। बस जो उर्दू वाले शब्द होते हैं उन्हीं में ज़्यादातर क, ख और ग शब्दों में नुक्ता लगता है। अगर आप हिंदी का या व्याकरण का कोई चैप्टर समझना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए, मैं आपके लिए वही वीडियो बना दूँगी।